नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नागपंचमी का सच क्या है, नागपंचमी का स्वरूप और वास्तविकता क्या है। दोस्तों, असल में बौद्धों के इस महान पर्व नागपंचमी को किस प्रकार पाखंडियों ने बदलकर, रौंदकर, परिवर्तित करके अपना पाखंड इसमें शामिल करके एक नया धर्म का, एक नया त्योहार बना दिया। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो विश्वास मानिए आप पूरी तरीके से नागपंचमी की सच्चाई जान और समझ पाएंगे कि असल में यह बौद्धों का पर्व किस तरीके से मनाया जाता था। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अंत में अपने मित्र परिवार में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नागपंचमी ये त्योहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं की याद में मनाया जाता था। इन्हें ही पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध की रक्षा करते हुए बौद्ध साहित्य में नागों का उल्लेख बहुत बार मिलता है। लेकिन नाग कौन है? नाग को सर्प या सांप के रूप में बताया गया है। क्या यह सच हो सकता है? चाहे यह सच हो या नहीं, यह ऐसा ही है तथा हिंदू इसमें विश्वास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पर्दा हटाया जाना जरूरी है। इस उद्घाटन के बिना प्राचीन भारत इतिहास विहीन रह जाएगा। सौभाग्य से बौद्ध साहित्य की मदद से प्राचीन इतिहास को उस मलबे से खोदकर निकाला जा सकता है जिस मलबे के नीचे मनुवादी लेखकों ने पागलपन में उसे दबाकर रख दिया है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी कहते हैं, बौद्ध साहित्य से बहुत हद तक इस मलबे को हटाने में और उसके नीचे छिपे तत्व बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल 3 पृष्ठ 152। दोस्तों, नागपंचशील का मतलब है नागपंच, शील और उसका उत्सव। नागपंचमी बौद्धों का उत्सव है जिसे बड़ी चालाकी से कटोरी चोरों ने ओबीसी, एससी, एसटी की मूर्खता और बेईमानी के कारण चुरा लिया है। नागपंचमी तब से मनाया जाती है जब से भारत के कोने कोने में नाग वंश के राजाओं ने बौद्ध सभ्यता के प्रति अपना पूरा योगदान और महान बलिदान दिया। इन महान राजाओं के याद एवं उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। दोस्तों, नाग एक जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति हुआ करती थी। इसी संस्कृति के नाग लोग भारत के मूल निवासी हैं। उन्हें सुरा न पीने के कारण असुर भी कहा गया है। नागवंशी राजा व योद्धाओं में अनंत, बासुकी, शेष, पदम, कवल, ककोटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिंगल नागवीर प्रसिद्ध हैं। भारत में इनका ही वर्चस्व था और यह नाग भगवान बुद्ध के अनुयायी व बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों में भी रहा है। नाग वंश के बौद्ध लोग सावन की पंचमी के दिन वार्षिक पंचायत करते थे। यह पंचायत मुखिया का चुनाव के लिए होती थी। इस दिन लोग नहा धोकर अपने आराध्य देव तथागत बुद्ध की वंदना करके सुबह ही गांव के संस्थागार में एकत्र होते थे। इनका आपसी रहन सहन समता, एकता, न्याय और भाईचारे पर आधारित था। दोस्तों, मुखिया तथा संघ नायक के चुनाव के दौरान प्रत्याशी के योग्यता प्रदर्शन के लिए कई तरह की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्लयुद्ध आदि। वर्तमान में भी नाग पंचमी के दिन कुश्ती, दंगल, कबड्डी, युद्ध कला से संबंधित दौड़, घुड़सवारी, निशानेबाजी आदि वीरता, साहस, कौशल और शक्ति के प्रदर्शित करने वाले खेलों का आयोजन किया जाता है। इसलिए नाग पंचमी नागों द्वारा चयन किया गया वही दिन है जिस दिन वह अपने सेनापति, मुखिया और किसी श्रेष्ठ पद का चुनाव करते थे, वार्षिक बैठक किया करते थे। दोस्तों,
यह दिन नाग वंश के लिए केवल परंपरा और पराक्रम और वीरता दिखाने का ही नहीं था, बल्कि इस दिन का महत्व धार्मिक श्रद्धा और समर्पण की दृष्टि से और भी अधिक था, क्योंकि इसी दिन आर्य राजा परीक्षित व जन्मेजय द्वारा असंख्य नागों को आग में झोंक कर मार डाला गया था। इससे आर्य व नागों में संघर्ष बढ़ गए। तभी से नागों को गुमराह करके उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके नाम की पूजा प्रारंभ हो गई। यह दिन उन्हीं नागों का स्मृति दिवस है। दोस्तों, नागवंश की स्त्रियां इसी दिन को नदी, तालाब के किनारे जाकर स्नान कर बोधवृक्ष, स्तूप, चैत्य, गुफा, विहारों आदि बौद्ध प्रतीकों की पूजा करके घर परिवार व समाज के लिए मंगल कामनाएं करती थी। धम्म संस्कृति के नष्ट हो जाने व जातियों के निर्माण होने पर इसी समय घात लगाकर विकृत मानसिकता के लोगों ने इन स्त्रियों की पिटाई तथा बेइज्जती की। कालांतर में सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा कर पाना असंभव हो गया। फिर भी परंपराओं के कैद लोग इस परंपरा का निर्वाह अपने ही लोग गुड़िया पीट कर करते हैं। अर्थात चरित्र और आचरण के स्थान पर परंपरा ही श्रेष्ठ हो गई। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए नागपुर को ही चुना था, क्योंकि नागपुर प्राचीन काल में नागों की भूमि थी और समस्त भारतवंशी नाग शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, आइए अब नागपंचमी के साथ साथ नागवंशियों की ऐतिहासिक सच्चाई के बारे में भी जानिए। दोस्तों, इस देश की विरासत हम नागवंशियों की है, मूल निवासियों की है। नागवंशियों में एक श्रेष्ठ नाम शेषनाग का भी आता है। शेषनाग का पूरा नाम शेषदाद नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासन काल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। फिर चंद्राशु 80 ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व, तब धम्मवर्मन 50 ईसा पूर्व 40 ईसा पूर्व और आखिर में वंगर 40 ईसा पूर्व 31 ईसा पूर्व ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में वंगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किए। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कन्हेरी की गुफाओं में दिखाया गया है। जिन बुद्ध के रक्षक सातमुखी नाग हैं, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सच्चा इतिहास तथा अखंड प्राचीन भारत की संस्कृति एवं पुरातन सभ्यता की सच्चाई को आप तक बेधड़क पहुंचाता है। दोस्तों, नागपंचमी ये त्योहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं की याद में और उनके सम्मान में मनाया जाता था, जिन्होंने बुद्ध संदेश का प्रसार भारत व भारत के पार भी किया। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक और 5वां ऐरावत। दोस्तों, नागपंचमी का संबंध नाग इन सांप से न होकर नागवंशी राजाओं से है। यह टोटेम 5 पराक्रमी नाग राजाओं से संबंधित है। उनके गणतांत्रिक रिपब्लिकन स्वरूप में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में थे, जिसमें अनंत यह सबसे बड़ा। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग ये शहर उनकी याद की गवाही देता मौजूद है। उसके बाद दूसरे वासुकी नागराज ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नागराजा तक्षक, जिनकी यादगार रूप पाकिस्तान में तक्षशिला है। चौथे नागराजा कर्कोटक और 5वें ऐरावत रावी नदी के पास। इन 5 नाग राजाओं के गणतांत्रिक राज्य थे, जिनकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, इस क्षेत्र के लोग इन 5 पराक्रमी राजाओं की याद कायम रख सके,
इस आशय से हर साल समारोह आयोजित हुआ करते थे। वो नागपंचमी के नाम से जाना जाने लगा। इसका अनुसरण उन राज्य के अन्य प्रांतों के लोगों द्वारा भी किया गया। इस तरह नागपंचमी का समारोह पूरे देश में मनाया जाने लगा। आर्यों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नागराजा को सांपराजा में परिवर्तित कर दिया और नाग सांप समानार्थी शब्द प्रचलित हो गए। दोस्तों, नागवंश के इस पुरामिथकीय सच को ऐतिहासिक रिसर्च की अपेक्षा है। सभी समाज अपने सामाजिक विरासत को लेकर गौरवान्वित होते हैं। ऐतिहासिक रिसर्च की व्यवस्था करते हैं ताकि वे अपने गौरवपूर्ण इतिहास का संरक्षण कर सकें। हम इस दिशा में न सिर्फ पिछड़े हुए हैं, बल्कि उधार के उन ऋषियों से स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी समता, स्वतंत्रता और न्याय मूलक संस्कृति को नष्ट करके अपनी विभेदकारी संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिया। ये हमारे लिए घातक है। नागपंचमी अब सांपों की पंचमी हो गई और नागवंशियों की पंचमी लुप्त हो गई। बावजूद इसके आज भी हम लोग घर की दीवारों पर 5 नाग बनाना भूले नहीं। ये 5 नाग ही हमारे पूर्व के नागराजा है। धार्मिक परिसीमा से बाहर निकलकर नागपंचमी के त्योहार का महत्व नागवंशियों को जान लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी परिवार का केंद्र बिंदु स्त्रियां ही होती हैं। वे अगली पीढ़ी की संवाहक होती हैं। नाग परिवारों की केंद्र बिंदु भी स्त्रियां ही थी। इन्हीं स्त्रियों में एक नाम नागनिका का आता है। नागनिका वह पहली स्त्री थी जिसे इतिहास में पहली रानी होने का गौरव प्राप्त है। नागनिका ज्ञान, आचरण, बहादुरी और शारीरिक सुंदरता में इतनी श्रेष्ठ थी, नागों में निका अर्थात श्रेष्ठता का पर्याय बन गया। नागनिका नाग प्लस निका, जिसमें नाग का अर्थ सांप नहीं बल्कि नाग वंश से है। निका नीका स्त्रीलिंग है, जिसका पुल्लिंग निक नीक है। दोस्तों, नीक का अर्थ सौम्य, सुकोमल, गोल मटोल, सुडौल, सौष्ठवयुक्त, शीलवान, शुद्ध, निर्मल, प्रांजल आदि होता है। दोस्तों, उसी प्रकार निका या नीका को सौम्या, छरहरी, क्षीण कटिका व शीलवती, शुद्धा, निर्मला, प्रांजला आदि अर्थों में समझना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में इसका समकक्ष शब्द एलिजेंट है। दोस्तों, आगे जानिए ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों के सबसे बड़े पुत्र को शैशव काल में गंगा दान, जिंदा गंगा नदी में बहाकर मार डालना का जो विधान बनाया गया था, जिसे कानून बनाकर अंग्रेजों ने बंद कराया। दोस्तों, आपको यह पता है कि नहीं? मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहूंगी कि प्राचीन काल में जब भारत, जिसे कहते हैं कि राम राज्य जब आया था, तो उस समय में ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार या फिर वह परंपरा क्या थी कि किसी भी शूद्र का जो सबसे बड़ा पुत्र पैदा होगा, उसको पैदा होते ही जिंदा गंगा नदी में बहाकर मार डाला जाता था। यह आर्य मनुवादियों का रीति और रिवाज था, जिससे भारत के मूल निवासी ग्रसित रहे। वह ब्राह्मणी प्रथा ने बड़े पुत्र की धम दीक्षा से रोकने के उद्देश्य से ही किया गया है। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। सबसे बड़ा पुत्र ही नहीं रहेगा तो धम दीक्षा कौन लेगा? जब परिवार में कोई भी व्यक्ति धम्म दीक्षा नहीं लेगा तो वह पूरा परिवार मनुवाद के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाएगा। दोस्तों, वह प्रथा बुद्ध के क्रांति के विरोध में आर्य ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति के रूप में किया है। दोस्तों, यह वह समय था जब किसी भी मूल निवासी, किसी भी नागवंशी, किसी भी शूद्र, जिनको ये बोलते हैं कि घर में अगर कोई बड़ा पुत्र पैदा होता था तो उस समय गंगा नदी में उस बच्चे को बहाकर मार डाला जाता था। नाग पंचमी की सच्चाई को जन हेतु सबसे पहले भारत की भाषा और उस भाषा अनुसार इसका अर्थ को जानना चाहिए, तभी नाग पंचमी के समीप हम और आप पहुंच सकते हैं। भारत की भाषा पाली थी, जिसके अनुसार नाग पंचमी का शुद्ध नाम नाग पंचमी होता है। नाग यानी श्रेष्ठ, बलशाली और पंचमी यानी 5। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कृष्ण की कालिया नाग मर्दन वाली कहानी। अभ्यासक एस के खंडेराव, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। वह कहते हैं
बुद्ध के उपासक नागराजा इरापता की कहानी को बिगाड़कर कृष्ण की कालिया नाग मर्दन वाली कहानी बनाई गई। भगवान बुद्ध के पहले और बुद्ध के समय भारत में सभी राजा नाग वंश के होते थे। नाग उनका प्रतीक था, इसलिए नाग मुकुट पहनने की परंपरा थी। चित्रों व मूर्तियों या शिल्पों में नाग राजाओं को बहुत बार नाग के रूप में दिखाने की परंपरा थी। ऐसे अनेकों राजाओं के प्राचीन शिल्प व मूर्तियां आज भी मौजूद है। मुचलिंद नाग राजा बुद्ध का अनुयायी बना। इस इतिहास को दर्शाते सारे प्राचीन शिल्पों में भी मुचलिंद को मनुष्य की बजाय नाग के रूप में ही दिखाया गया है। इरापता भी एक ऐसा ही राजा था जिसे बुद्ध ने जीत लिया था, उसे अपना अनुयायी बना डाला था। मुचलिंद की तरह इसे भी 5 फन वाले नाग के रूप में दिखाया गया। सम्राट अशोककालीन भारत के स्तूप पर इस नाग राजा को बुद्ध द्वारा अपने शरण में लाने के प्रसंग को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है। प्रतीकात्मकता को बुद्ध धम्म ने ही जनप्रिय बनाया। धम्म की बातें जनता भूले नहीं, इसलिए भी प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। उसी शिल्प में नागमुकुटधारी इरापता नाग राजा को नागमुकुट पहनी अपनी 2 पत्नियों के साथ बोधिवृक्ष की पूजा करते दिखाया है। खाली सिंहासन बुद्ध पद का प्रतीक की वंदना करते दिखाया है। धम्म लिपि में इरावतो नागराजा भगवतो वंदते ऐसा लिखा हुआ है। चीनी यात्री वेनसांग ने इस इरापता का ठिकाना तक्षशिला से 70 मील उत्तर पश्चिम बताया है। इसकी कहानी हमें मूल स्वरूप में नहीं मिलती बल्कि बिगड़ी हुई मिलती है। हो सकता है कि बौद्ध भिक्षु बने मनुवादियों ने इसे बिगाड़ दिया हो, क्योंकि दूसरों के इतिहास से संस्कृति से छेड़छाड़ करने का काम दूसरा कौन कर सकता है। जैसा चोर अगर हर जगह एक ही तरीके से चोरी करता है तो पुलिस समझ लेते हैं कि यह चोरी भी उसी चोर ने ही की है। इसी तरह मनुवादियों ने बौद्ध कहानियों को मिटाने के लिए हर जगह एक ही तरीका अपनाया है। एक कहानी को मिटाने के लिए हूबहू वैसी ही दूसरी कहानी बनाना, फिर पहली कहानी को मिटा देना, यह वो तरीका है। भारतीयों की बौद्ध पहचान मिटाने के लिए मनुवादियों ने बौद्ध कथाओं से बुरी तरह छेड़छाड़ की, उन कथाओं को बिगाड़ दिया, उनका विकृतीकरण किया, ब्राह्मणीकरण किया। ऐसा उन्होंने उन कथाओं का बौद्ध स्वरूप मिटाने के लिए किया। इरापता की कहानी को जनमानस से गायब करने के लिए ही मनुवादियों ने इसकी जगह कृष्ण द्वारा कालिया नाग मर्दन की कहानी को गढ़ा और आगे किया, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, एक 500 वर्ष पाली समृद्धिशाली और विश्व गुरु वाले भारत में जनपद या बड़े साम्राज्य का शासन वर्ग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वाली राजतंत्र को एक नाम वाली पहचान बनाने हेतु अपने वंश का नाम देते थे। इस वंश नाम में एक वंश नाग वंश का मिलता है। जिस नाग वंश की आज 5 पीढ़ी ने बौद्ध धर्म की रक्षा जबरदस्त तरीके से किया है। आइए उस गौरवशाली विश्व गुरु भारत के जैसा नाग पंचमी हम फिर से मनाना शुरू करें। दोस्तों, अपने इस गौरवशाली पर्व को हम फिर से याद करें और मानना शुरू करें। आइए उस बुद्ध कालीन परंपरा जैसी आप भी शील सदाचार वाली परंपरा को जीवित करने हेतु बलशाली बने, शक्तिशाली बने, श्रेष्ठ बने। नागों की इस परंपरा का निर्वहन करें, उस महान भारत की परंपरा का निर्वहन करें। दोस्तों, नाग पंचमी मूल निवासियों का पर्व है। इसे खुशहाली से माने और अखंड भारत को पुनः बुद्धमय बनाने में सहयोग करें और इस पर्व को मूल निवासी नागवंशी राजाओं के सम्मान में एक दूसरे को बधाई दें और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व जरूर मानें। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक
सत्य, आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।